A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham. दिन के बज चुके हैं 12 and it is time for our daily CA session. Today is 30th of January. 30th of January हिंदी कैलेंडर यानी हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को पड़ रही है, यानी सुबह के करीब 8:30 समथिंग तक चतुर्थी थी और अब पंचमी चालू हो गई है. और दिस इज हाउ इंडियन कैलेंडर्स, हिंदू कैलेंडर्स मूव. सो अब मोर और लेस चांद इस तरह का दिखने वाला है. कृष्ण पक्ष पे चांद छोटा होता जाता है. चलिए, सो आज जो भी आप पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, ये पर्टिकुलरली नए बच्चों को बताने की जरूरत होती है, पुराने बच्चों को पता है. जो भी आज इस सेशन में आज पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. परचम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक कीजिए, एक नीचे बॉक्स ओपन होगा, उस पर मोर पे क्लिक कीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे. टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा. तो वहां आपको इंग्लिश का पीडीएफ 12 नून पे ही अवेलेबल करवा दिया जाता है और जो हिंदी का डेली सीए का पीडीएफ होता है वो 3 PM तक आ जाता है. ठीक है. अगर आपको वीकली और मंथली मैगजीन्स भी चाहिए तो आपको parchamclasses.in पे जाना होगा. वीकली मैगजीन सिर्फ इंग्लिश में आती है, मंथली इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है. अगर आप पीडीएफ से ही पढ़ते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए. कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, यानी सस्ता रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा. इसमें डेली, वीकली, 6 मंथली, ईयरली, मंथली जो भी कुछ आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो उसके पीडीएफ करंट अफेयर के मिल जाएंगे. बाकी सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो पीडीएफ बैंक ले लीजिए. दोनों आपको परचम ऐप पे अवेलेबल हैं. ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप या कॉल पे, या आप मेल कर सकते हो, नहीं तो आप ऐप चैट में उनसे बात कर सकते हो. ठीक है जी, ये सारी मैंने जानकारी दे दी ताकि आपको पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आए. चलिए, अब हम हमारे कल पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे शुरुआत. कल जाते जाते आपसे क्या क्वेश्चन किया था? Where was the first national conference on promotion of seaweed cultivation held? यानी कि समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सबने राइट आंसर किया है, गुजरात में. सो कच्छ गुजरात के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया. चलिए, आज शुरुआत करेंगे. आज आज के दिन की क्या सिग्निफिकेंस है? तो आज आता है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड मार्टर्स डे, यानी शहीद दिवस. सो इस दिन 30 जनवरी को और कौन से साल में? 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, उनको शहादत मिली थी, इसलिए इसको मार्टर्स डे या शहादत या शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक ही शहीद दिवस आता है, और भी कई ओकेजन्स पे आता है. कुछ स्टेट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है. नेशनल लेवल की बात करें तो एक हम 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को हैंग किया गया था, उनको शहादत मिली थी. और एक मेजर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो 30th ऑफ जनवरी को करते हैं. ठीक है. सो इसको मार्टर्स डे या शहीद दिवस कहा जाता है, अमर शहीद दिवस भी कहा जाता है. और 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, उस दिन को एक शोक दिन की तरह भी और एक प्राउड या ऑनर की तरह भी मनाया जाता है कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के चलते, उनको आज याद किया जाए, सल्यूट दिया जाए. ठीक है. चलिए, सो ट्रिब्यूट जो है महात्मा गांधी जी को आज के दिन कहाँ पे किया जाता है? जहां उनकी समाधि है, राजघाट दिल्ली की जो है, वहां पे उनको याद किया जाता है. चलिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ छोटे से फैक्ट्स देख लेते हैं. बहुत लंबा है, अगर हम पूरा फैक्ट देखने जाएंगे तो कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. ये भारत कब लौटे थे? जब हम प्रवासी भारतीय दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, NRI डे, एंड दैट इज 9th ऑफ जनवरी. 9th ऑफ जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस लौटे थे. फरवरी 1916 के अंदर इन्होंने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस, यानी पहली बार लोगों के सामने ये पेश हुए थे एक गैदरिंग के सामने, और वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दौरान, इनॉग्रेशन के दौरान. 1948 के अंदर बिरला हाउस नई दिल्ली में जो है, वहां नाथूराम गोडसे जी द्वारा इनकी हत्या की गई थी. चलिए, अब देखते हैं कुछ जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स जो कि गांधी जी ने लिखे थे. सो वीकली जर्नल और वीकली न्यूज़पेपर्स का हरिजन सबसे एक इंपॉर्टेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन के अंदर आपसे जर्नल, न्यूज़पेपर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज के लिखे हुए. सो हरिजन 1932 में ये वीकली जर्नल था. नवजीवन, इसको नव जीवन ऐसे भी लिखते हैं, JIVAN. ठीक है. नवजीवन वीकली न्यूज़पेपर था 1929 में. यंग इंडिया 1919 में और इंडियन ओपिनियन 1903 में. तो ये आप
ऐसे देखिएगा, सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, फिर यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये कुछ वीकली और अदरवाइज न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स गांधी जी द्वारा लिखे गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आई हैड सेव्ड इट फॉर टुडे, बिकॉज गांधी जी ने लेप्रेसी यानी कि जो हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, कोढ़ भी बोल दिया जाता है इसको, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया था। और ये जो भ्रांति होती है कि जो लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है जिसमें स्किन वगैरह गल जाती है, हड्डियां गल जाती हैं, वो एक से दूसरे में फैलता है, तो इसको हटाने के लिए गांधी जी वॉज डीपली एसोसिएटेड विद लेप्रेसी पेशेंट्स। और इसलिए आज हम यहीं पे देख लेते हैं कि 28 जनवरी को इस साल मनाया गया लेप्रेसी डे। अब ध्यान रखिएगा, ये डेट स्पेसिफिक नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 28 जनवरी को ही आता है, ये आता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। इस साल यानी 2024 में लास्ट संडे ऑफ जनवरी कब आया था? 28 जनवरी को आया था, ठीक है, इसलिए हम इसको 28 को मनाते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, 28 को आ गया आपका लेप्रेसी डे इस बार, वरना ये लास्ट संडे को आता है जनवरी के, और 30th को आपको पता ही है मार्टर्स डे है। इस बार की थीम रही बीट लेप्रेसी, और लेप्रेसी छूने से नहीं फैलता है, बेसिकली बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, एंड इट इज़ जो बहुत सारे स्टिग्मा एसोसिएटेड है ना, उनको दूर करने के लिए और लोगों के अंदर एक दूसरे में हेल्प जनरेट करने के लिए ये इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। चलो, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज की बात कर रहे हैं, कल हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज किए थे, इजंट इट? तो जल्दी से एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे दो थे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। 27 जनवरी को भी हमने 2 दिन देखे थे, एक था नेशनल ज्योग्राफिक डे, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी को 2 लोगों की बर्थ एनिवर्सरी हमने देखी थी, एक थे लाला लाजपत राय और दूसरे KM करप्पा जी। और 29 जनवरी को हमने इंडियन न्यूज़पेपर्स डे के बारे में बात की थी, राइट? आज 30th का देख लिया, और 28th को एक और दिन ऐड हो जाता है लेप्रेसी डे। चलिए, अब जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें कवर करनी है सबसे पहले वो लेते हैं, दैट इज फिल्म फेयर अवार्ड्स हो चुके हैं अनाउंस, सेरेमनी हो चुकी है कंडक्ट, और विनर्स को मिल गई हैं उनकी ट्रॉफीज, राइट? द ब्लैक लेडी मिल चुकी है। सो 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स वर गिवन इन 2024। कौन सा एडिशन है? 69th एडिशन है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं तो आइडिया लग गया होगा, वैसे मूवीज वूवीज में जिसको शौक है उनको सबको पता होगा किसको अवार्ड मिले हैं नहीं मिले, है ना? अब देखिए, इसमें एक होती है पॉपुलर कैटेगरी, एक होती है क्रिटिक्स कैटेगरी। पॉपुलर जो पॉपुलर वोटिंग के बेसिस पे दी जाती है, जो बहुत फेमस रहे और सबको पसंद आए, और क्रिटिक्स होती है जिसमें ज्यूरी बैठती है और बारीकियों पे गौर करते हुए क्रिटिक्स अवार्ड देती है। हम दोनों ही देखेंगे। तो पॉपुलर कैटेगरी देखते हैं, और उससे पहले ये देखिएगा कि ये जो अवार्ड सेरेमनी थी गांधीनगर गुजरात के अंदर इस बार कंडक्ट हुई है, ठीक है? बेस्ट फिल्म 12th फेल को गई है। बेस्ट डायरेक्टर भी इसी फिल्म के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल गया है बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर को। एनिमल मूवी डायरेक्ट किसने की थी? ध्यान रखेंगे, संदीप रेड्डी वांगा, संदीप रेड्डी वांगा। लीडिंग रोल फीमेल बेस्ट एक्टर अवार्ड गया रणबीर जी की ही बेटर हाफ आलिया भट्ट को, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, और इसके डायरेक्टर कौन है? करण जौहर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। सो डेविड धवन हैज बीन गिवन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहां तक तो सब क्लियर है, पॉपुलर कैटेगरी है तो याद भी फटाफट हो जाती है। चलिए, अब क्रिटिक्स पे आ जाते हैं। सो क्रिटिक्स के अंदर जोरम मूवी जो है, जोरम, ये बेस्ट फिल्म दी गई है। क्रिटिक्स, अगर एग्जाम में क्रिटिक्स वर्ड आए तो ही आपको जोरम मार्क करना है, वरना नहीं करना है। अगर हम एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी एंड शेफाली शाह, इनको मिला है क्रिटिक्स कैटेगरी के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस। ओके, सो बेस्ट फिल्म जोरम डायरेक्टेड बाय देवाशीष मखीजा, देवाशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए ही, ठीक है? वहां 12th फेल बेस्ट फिल्म थी पॉपुलर कैटेगरी में, यहाँ बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस 2 लोगों ने शेयर किया है, रानी मुखर्जी ने, शेफाली शाह ने। रानी मुखर्जी ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, शेफाली शाह ने 3 ऑफ अस के लिए। अगर कोई स्लो मूवी पसंद करता है ना, बहुत ठहराव वाली, और बोर नहीं होते हो, तो 3 ऑफ अस देखिएगा। आर्ट मूवी सॉर्ट ऑफ है, बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कमर्शियल एंगल, पर इट इज़ अ गुड वॉच। देन बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल एक्टर, सो बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल विकी कौशल डंकी के लिए, एंड बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शबाना आजमी को, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। गॉट इट जी? तो ये सारे अवार्ड्स ध्यान रहेंगे, जैसा मैं कहती हूँ रखने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं, एक व्यक्ति हैं, अ यंग बॉय हु हैज वन फॉर द फर्स्ट टाइम हिज ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल, और क्या नाम है उस व्यक्ति का? जैनिक सिनर।
कल हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स के अंदर बात की थी रोहन बोपन्ना की, राइट, द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो उसी से जुड़ा हुआ, उसी ग्रैंड स्लैम टाइटल से जुड़ा हुआ न्यूज हम देखते हैं सिंगल्स कैटेगरी में भी। सो जैनिक सिनर वन मेडन, यानी पहली बार अपना एक ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने जीता है। टोटल पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। आप मुझे बताएंगे सेम सीक्वेंस में, जैसे ईयर स्टार्ट होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल, थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन सा होता है, और फोर्थ ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, सेम क्रम या सीक्वेंस में आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं पूरे साल के अंदर। शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन से और उसको जीता है जैनिक सिनर ने, हराया है डैनियल मेडवेडेव को। जैनिक सिनर जो है कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, इटली को, ठीक है, एंड ही इज द फर्स्ट इटालियन मेंस सिंगल विनर सिंस 1976 के बाद अभी पहली बार कोई इटली से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो इन्होंने जिनको हराया है वो रशिया से हैं। डैनियल मेडवेडेव इज फ्रॉम रशिया। सो इटली ने हराया रशिया को इन ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स। चलिए अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल टाइटल किसने जीते हैं वो देखते हैं। तो मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने अभी तक टोटल 10 टाइटल्स जीते हैं, और फीमेल्स में बात करें तो सेरेना विलियम्स ने 7 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। गॉट इट ना। इसी ग्रैंड स्लैम टाइटल जब चारों जीत जाया करते हैं ना तो उनको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम विनर। ओके, ग्रैंड स्लैम विनर। लेकिन जब आप इंडिविजुअल टाइटल जीते हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, तो आपको ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर कहा जाता है, ठीक है। ये एक टाइटल है, ये जब आप चारों, कोई इंसान एक साल में चारों जीत जाए तो वो पूरे ग्रैंड स्लैम को जीत जाता है। ये एक हल्का सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अरियाना सबलेंका फर्स्ट वुमेन टू डिफेंड सिंगल्स टाइटल इन अ डेकेड, यानी पिछले 10 सालों में ऐसी अभी तक कोई फीमेल नहीं रही जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया। डिफेंड करने का मतलब पिछले साल भी इन्होंने जीता था ये टाइटल, इस साल भी इन्होंने जीता है, तो शी हैज डिफेंडेड हर टाइटल। तो कौन जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन? अरियाना सबलेंका हैज वन इट। और किसको हराया? चाइना की जेंग क्विनवेन को इन्होंने हराया है। और ये हमने कल देखा ही था कि मेंस डबल के अंदर रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है मैथ्यू एबडेन, इन्होंने डबल मेंस टाइटल अपने नाम किया है। ओके, अगली जो न्यूज है वो भी स्पोर्ट्स से आ रही है। अभी हम कुछ न्यूज लगातार स्पोर्ट्स की देखेंगे। अब हम चलते हैं टेनिस से हॉकी की तरफ। सो नेदरलैंड्स हैज डिफीटेड इंडिया, या हम ऐसा कहें कि इंडिया हैज बिकम द रनर अप, राइट। सो फर्स्ट आया नेदरलैंड्स, सेकंड आई इंडिया। किस में? FIH हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर। तो पहला मेडन इनॉग्रल विमेंस वर्ल्ड कप हुआ हॉकी 5S फॉर्मेट के अंदर, और उसमें नेदरलैंड्स ने हराया है इंडिया को। ये क्वाड्रेनियल वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, यानी 4 साल में एक बार होगी, और इस बार ये 24 से 27 जनवरी मस्कट ओमान के अंदर खेली गई, जिसके अंदर नेदरलैंड्स जीता है, इंडिया रनर अप रहा, यानी सेकंड पोजीशन पे आया। देन कमिंग ओवर टू ICC न्यूज। ICC ने श्रीलंका के ऊपर लगा हुआ अपना जो एक बैन था वो हटा लिया है। सो ICC लिफ्ट श्रीलंका क्रिकेट्स बैन। ये बैन नवंबर 2023 के अंदर लगाया गया था, बिकॉज श्रीलंका के जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह थे वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक तरह से हो रहा था क्रिकेट के अंदर, और जो कि बिल्कुल सख्त मना है ICC की तरफ से कि नहीं, आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस वगैरह है वो क्रिकेट के अंदर बीच में दखल अंदाजी नहीं दे सकती है, बोर्ड वगैरह के जो काम हो रहे हैं उसके बीच में। इसके चलते बैन लग गया था, और उसी की वजह से जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना था वो अब कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो बैन तो हटा लिया गया है, पर अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका में अभी कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंटर आपको मिल गया। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होस्ट किया जा रहा है? कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। देन तन्मय अग्रवाल स्मैशेस फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना हमारा, जैसे कि रणजी ट्रॉफी हो गई, सो जो भी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसके अंदर तन्मय अग्रवाल ने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। कितने बॉल्स में, क्या वो देखते हैं थोड़ा। सो इन्होंने, अगर इनका ओवरऑल स्कोर देखें तो 323 160 बॉल्स के अंदर इन्होंने फाइनल इनका स्कोर ये रहा, और फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी भी इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाई है तन्मय अग्रवाल। और कौन से टूर्नामेंट के दौरान? रणजी ट्रॉफी के दौरान। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं तन्मय अग्रवाल? हैदराबाद से। चलिए अब हम आएंगे ISSF वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन की जो चैंपियनशिप हो रही है कायरो इजिप्ट के अंदर।
ये 1 फेब तक चलेगी। तो ओवरऑल जो मेडल टैली है, हमारी क्या पोजीशन रही, कितने कितने कौन कौन से मेडल आए, तब हम देखेंगे ढंग से। अभी क्योंकि एक प्रोमिनेंट मेडल है तो मैं बता देती हूँ आज आपको न्यूज़ में। तो एक चीज़ तो ध्यान रखोगे, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग जो है वर्ल्ड कप, राइफल, पिस्टल और शॉटगन का कायरो इजिप्ट में हो रहा है। और उसी के अंदर इंडियन ओलंपियन दिव्यांश सिंह पंवार, ये नाम अच्छे से दिमाग में डालिएगा, दिव्यांश सिंह पंवार ये गोल्ड लेकर के आए हैं मेंस एयर राइफल इवेंट के अंदर। ठीक है, सो दिव्यांश सिंह पंवार हैज गॉटन गोल्ड, और इन्होंने न सिर्फ गोल्ड लिया पर रिकॉर्ड भी बनाया है। अभी तक हाईएस्ट स्कोर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो एयर राइफल शूटिंग में ओलंपियन दिव्यांश सिंह गोल्ड भी लाए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने स्कोर किया है फाइनल के अंदर। इनसे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो चाइना का था। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो 253.7 का 24 शॉट के अंदर वो बनाया है, और इससे पहले 253.3 का रिकॉर्ड बना हुआ था। तो इतना ध्यान रखिएगा, चाइना का रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है इन एयर राइफल शूटिंग, एंड इट इज डन बाय दिव्यांश सिंह पंवार। उसी के साथ साथ सोनम उत्तम मस्कर ये भी कॉम्पीट कर रही थी और इन्होंने सिल्वर लिया है विमेंस 10 मीटर इवेंट के अंदर। ठीक है, तो बाकी सारे लाइक आई टोल्ड यू जो भी हमारे मेडल्स हुए हैं, जो भी प्रोमिनेंट मेडल्स हैं, हम वापस देखेंगे एक बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हो जाए तब। अभी के लिए दिव्यांश सिंह पंवार पे बस ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम थोड़ा स्टेट की तरफ रुक करते हैं। पहली न्यूज आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट सेट्स अप सड़क सुरक्षा फोर्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इंडिया में पहली बार किसी राज्य में या इंडिया में पहली बार कहीं भी सड़क सुरक्षा फोर्स क्या बोलेंगे, इंप्लॉय की जा रही है, डिप्लॉय की जा रही है। अभी तक हम देखते थे ट्रैफिक पुलिस वो डायरेक्शंस वगैरह ज्यादा संभालती थी, अभी सड़क सुरक्षा यानी कि आपकी सेफ्टी से रिलेटेड फोर्स है जिसको डिप्लॉय किया गया है। और कहाँ पे, कौन से स्टेट की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। सो जितनी भी रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें फेटलिटीज यानी मौत हो जाती हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। जो सीएम है पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने 144 हाईटेक व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है जलंधर से। जो इससे पहले आप पिक्चर देख रहे थे, ये इस तरह के व्हीकल्स हैं। सो अब अगर कोई भी दुर्घटना होती है और फटाफट कॉल करना हो तो 112 पे कॉल करते ही ये जो सड़क सुरक्षा पुलिस है पहुंच जाएगी और मदद आपको दे देगी। एआईजी ट्रैफिक गगनजीत सिंह जो हैं वो इस सड़क सुरक्षा फोर्स को लीड करेंगे। इसमें करीब 5500 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट एंड नेशनल हाईवे को कवर किया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर साल 3000 जानें बचाई जा सकेंगी। राइट, सो वेरी गुड पहल आई वुड से, इन माई ओपिनियन दिस इज। देन फ्रॉम पंजाब टू नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। सो नागालैंड में बहुत ही एक मेरे एंगल से तो बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम अ फ्रूट लवर। सो नागालैंड में 2 डे ऑरेंज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, उसकी न्यूज़ देख लेते हैं। और इस फेस्टिवल का नाम रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल है, बिकॉज गांव के नाम पे ये नाम है। रूसोमा विलेज के अंदर ये होता है, नागालैंड के कोहिमा के रूसोमा में। तो 4th एडिशन ऑफ रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ, या रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है पूछा जाएगा तो नागालैंड के अंदर। राइट, सो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में हुआ, रूसोमा विलेज कोहिमा में, और इसकी थीम थी ऑर्गेनिक ऑरेंज, बिना किसी कीटनाशक, पेस्टिसाइड एटसेट्रा के ऑर्गेनिक ऑरेंज। ओके, देन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट चलेंगे अब साउथ पे। तो केरला और तमिलनाडु वाले एरिया पे देखते हैं। रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड 2 न्यू ईल स्पीशीज इन तमिलनाडु केरला कोस्ट। ये ईल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इसकी 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। सो रिसर्चर्स ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्होंने 2 न्यू स्पीशीज खोजी हैं कॉनरेड ईल की। किसकी? कॉनरेड ईल की। कौन सी स्पीशीज हैं? एक जो गल्फ ऑफ मन्नार से खोजी गई है, तमिलनाडु वाली साइड गल्फ ऑफ मन्नार, एरियोसोमा कन्नानी। ओके, और जो केरला कोस्ट साइड से खोजी गई है एरियोसोमा ग्रेसाइल। ये 2 स्पीशीज हैं। सो ग्रेसाइल केरला साइड की है एंड कन्नानी गल्फ ऑफ मन्नार साइड की है। ये दोनों किसकी स्पीशीज हैं? ईल्स की स्पीशीज हैं। ओके, फिर हम आते हैं परीक्षा पे चर्चा। सो परीक्षा पे चर्चा में ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ नहीं है कवर करने का, पर क्योंकि एक पॉपुलर इवेंट होता है तो एक बार न्यूज़ में डाल दिया है। एडिशन वगैरह ध्यान कर लीजिए। बाकी जनरल एक डिस्कोर्स था, यानी डायलॉग या डिस्कशन था पीएम मोदी ने जो बच्चों के साथ में किया था, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में, कि आप स्ट्रेस ना लें, और कैसे पेरेंट्स भी थे उसमें, टीचर्स भी थे, कि आपका जो स्टडी इकोसिस्टम होना चाहिए कैसा होना चाहिए। बच्चों को काफ़ी सारी गाइडेंस दी है, रील स्क्रॉल मत करते रहा करो, पढ़ाई ढंग से, नींद ढंग से, फूड ढंग से, एक्सरसाइज ढंग से। तो दिस अ जनरल इवेंट
पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड 2-4 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने, वो मैं बता रही हूँ। सो कौन सा एडिशन हुआ परीक्षा पे चर्चा का? 7th एडिशन, राइट, 7th एडिशन ऑफ पीएम मोदीज इंटरैक्टिव प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा। अब ये जो हुआ कौन से मेन मिशन के तहत किया जाता है? सो इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर मूवमेंट एग्जाम वॉरियर्स। स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर यंगस्टर्स को दिया जा सके, उसके लिए एग्जाम वॉरियर्स एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा मुहिम है, और उसी के तहत परीक्षा पे चर्चा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ हुआ ये? भारत मंडपम दिल्ली के अंदर हुआ 29 जनवरी को, जिसके अंदर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग आते हैं कि कैसे बच्चों को अपने यूनिक तरीके से पढ़ने दिया जाना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, आप मत डिसाइड करो उनको क्या स्ट्रीम या फील्ड लेनी है। मोरओवर बच्चों को बताया गया कि आप सिंसियरली पढ़ाई करने के लिए अपने रूटीन में क्या क्या कर सकते हो, एट्सेट्रा। कब से शुरू की गई है ये परीक्षा पे चर्चा? 2018 से की गई। बस मोटी बातें इतनी ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इससे ज्यादा आप अपने इंटरेस्ट के चलते देख सकते हो, बाकी नीडेड नहीं है। अगली खबर आ रही है, सेंटर एक्सटेंड्स बैन इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर 5 साल का और बैन लगा दिया गया है सेंटर के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये बैन अभी नहीं लगा, ये बैन 2001 में सबसे पहले लगाया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया। तो क्या है ये मसला, क्या है संस्था, क्यों बैन लगाया गया, देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सीमी के ऊपर बैन, कि वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं फॉर अनदर 5 years। ठीक है, इसको अनलॉफुल एसोसिएशन बताया गया है। अब आप बोलोगे मैम ये तो स्टूडेंट मूवमेंट है, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इसको अनलॉफुल घोषित किया गया है बिकॉज ये टेररिज्म को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, एंटी नेशनल फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए इसको पाया गया है। और सबसे पहले 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत बैन किया गया था, और वो वही बैन अब आगे और फर्दर एक्सटेंड किया गया है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात सुने तो उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म, डिस्टर्बिंग पीस एंड कम्युनल हार्मनी, जो हमारी सोवरेनिटी, एकता है, सिक्योरिटी, इन सबको खतरा पहुंचाती है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन। ठीक है, अगली जो खबर है वो आ रही है इलेक्शन से जुड़ी हुई, जनरल इलेक्शंस नहीं, राज्यसभा के इलेक्शंस। सो राज्यसभा पोल्स 56 सीट्स के लिए होने जा रहे हैं 15 स्टेट्स के अंदर 27 फरवरी को। तो हम तब भी इसको देखेंगे, पर अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट फेब एंड के अंदर 15 स्टेट्स हैं जहां 56 सीट्स के लिए राज्यसभा पोल्स होने हैं। न्यूज़ तो इतनी सी है, स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। राज्यसभा के बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज राज्यसभा, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने टेन्योर तक के लिए रहते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए आ जाते हैं। 56 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम 15 स्टेट्स गो टू पोल्स ऑन 27 फरवरी। राज्यसभा क्या है? ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट, या इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। सो इट इज द अपर हाउस ऑफ आवर बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल जिसमें एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा अपर हाउस है। कितनी टर्म होती है? तो देखो वैसे ही परमानेंट बॉडी, ऐसा नहीं होता कि थोड़े टाइम रही डिसॉल्व हो गई, नहीं, परमानेंट बॉडी है, लेकिन हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर इसके क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। सो हर 2 साल में 1/3 मेंबर होंगे रिटायर, और उसके लिए वापस से इलेक्शन डाला जाएगा। और हर मेंबर 6 साल की टर्म के लिए, अब 6 साल के लिए हैं, 1/3 हर 2 साल के अंदर रिटायर हो रहे हैं, तो विद इन 6 years पूरी की पूरी रिन्यू हो जाती है। देन चेयर ऑफ द हाउस, वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के, यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो का ये मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन दैट पोजीशन इन दैट ऑफिस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है राज्यसभा की? 250 हो सकती है, जिसमें 238 जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, और 12 जो लोग होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो 12 मेंबर्स आर दी नॉमिनेटेड वंस। अभी अब जो करंट राज्यसभा है उसकी बात करें तो 250 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 मेंबर्स हैं, जिनमें 12 तो नॉमिनेटेड हो ही गए, माइनस करके निकाल लीजिए, 233 इलेक्टेड हैं। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे? मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगली न्यूज आ रही है एनटीपीसी से। एनटीपीसी को एक अवार्ड मिला है टॉप एम्प्लॉयर 2024 इन इंडिया, जो कि कौन देता है?
टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट देता है। सो एनटीपीसी को एक सर्टिफिकेट मिला, इट हैज गॉटन सर्टिफाइड एज टॉप एम्प्लॉयर 2024 इन इंडिया बाय टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो भी कंपनीज बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही होती हैं, उनको सर्टिफाई करता है, ठीक है। सो इट इज बेस्ड इन नेदरलैंड्स, टॉप एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूट, और ग्लोबल एचआर अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट देती है एक्सीलेंट एचआर प्रैक्टिसेस के लिए। और इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी को पहले क्या कहा जाता था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब इसको एनटीपीसी ही कहा जाता है, राइट। एंड बस इसका स्कोर बहुत अच्छा रहा, इसको सर्टिफिकेट मिला है। एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। सीपीएसयू है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, ठीक है। लार्जेस्ट एनर्जी से रिलेटेड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि इसको देखती है, और गवर्नमेंट ने इसको 1975 में शुरू किया था ताकि पावर सेक्टर को और बूस्ट किया जा सके इंडिया के अंदर। इट इज अ महारत्न कंपनी और 2010 के अंदर इसको महारत्न स्टेटस मिला था। एंड हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? गुरदीप सिंह है। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, इस तरह से कंपनीज होती हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है सितारों से क्यों? क्योंकि जो नासा का हबल टेलीस्कोप है उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर कैप्चर करके भेजी है, और इसको कहा जा रहा है सेलेस्टियल स्नो एंजल, यानी आकाशीय हिम देवदूत। एंजल ना, परी बोल दो, देवदूत बोल लो, तो ये एंजल जैसा लग रहा है ना, ये इधर विंग्स आ रहे हैं, राइट, और यहाँ पे कोई फिगर दिख रहा है। सो नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है एक पिक्चर ऑफ सेलेस्टियल स्नो एंजल। नाउ व्हाट इज द स्नो एंजल ऑल अबाउट? और अगर पूछा जाए कि सेलेस्टियल स्नो एंजल का पिक्चर हबल टेलीस्कोप ने क्लिक किया, वो हबल टेलीस्कोप कौन से स्पेस एजेंसी का है? तो नासा का है, अमेरिका की नासा का है, ठीक है। सो सेलेस्टियल स्नो एंजल 2000 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, इतना दूर लोकेटेड है। लाइट ईयर्स डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, आकाश से जुड़ी हुई चीजों की बात करते हैं। देन ये जो पिक्चर है ये नासा के हबल टेलीस्कोप ने ली है, और इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है बेसिकली एक नेब्यूला है। नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला इज अ ग्रुप या अ जायंट क्लाउड जिसमें डस्ट होती है, जिसमें गैसेस होती हैं स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर अगर कोई भी ऐसा बहुत बड़ा इकट्ठा गैसेस और डस्ट का गुबार होगा, उसको हम नेब्यूला कहते हैं। कब बनता है? या तो जब कोई स्टार विस्फोट हो रहा होता है, या फिर पैदा हो रहा होता है। जब शुरू हो रहा होता है या मर रहा होता है, उस समय नेब्यूलास देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक नेब्यूला है। ये जो सेलेस्टियल स्नो एंजल है बेसिकली एक नेब्यूला की पिक्चर है। वो नेब्यूला हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है, और उसका नाम है शार्पलेस 2106, इसको SH2106 भी कहते हैं। ये इसकी पिक्चर है, और जो इसके ट्विन लोब्स आपको दोनों तरफ जो पंख जैसे दिख रहे हैं, विंग्स, वो जो गैसेस वगैरह हैं दूर जाती हुई वो हैं, और जो सेंटर है उसका दैट इज बेसिकली अ स्टार IRS-4, यंग स्टार है जो कि दिख रहा है सेंटर के अंदर, ठीक है। और अब जो अगली खबर है वो हमारी आखिरी न्यूज़ है, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस लेंगे। तो इंडियन वॉरशिप INS सुमित्रा इंश्योर सेफ रिलीज ऑफ हाईजैक्ड वेसल। एक वेसल है जिससे कि डिस्ट्रेस कॉल आ रही थी कि हमारे ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया है, बचाइए बचाइए, और फिर INS ऐसे नहीं आ रही थी बचाइए बचाइए, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अ कैंडिड मैनर। सो INS सुमित्रा जो इंडियन वॉरशिप है वो गई है इस बचाव कार्य में, और सक्सेसफुली वहां से लोगों को बचा करके लेके आई है, ठीक है। सो INS सुमित्रा ने एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। कहाँ? ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया। ये कहाँ है भाई? अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में आपको दिखेगा, एंड द गल्फ ऑफ एडन। और जो डिस्ट्रेस कॉल्स थी वो कौन से वेसल से आ रही थी? ईरानियन फ्लैग्ड फिशिंग वेसल ईमान। तो ईरान का एक फिशिंग वेसल था ईमान, उससे डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी बिकॉज पायरेट्स ने हमला कर दिया था, समुद्री डाकुओं ने। और सेफ रिलीज कितने लोगों का करवाया गया? 17 लोगों को सेफली फिर रिलीज करवाया है INS सुमित्रा ने। गॉट इट? चलिए, इट इज टाइम फॉर आवर क्विक रिविजन सेशन। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स मेन टाइटल 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स मेन टाइटल 2024, और इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है ये, बताइए व्हाट्स द आंसर? जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर 69th फिल्म फेयर अवार्ड? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला है 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर? बेस्ट डायरेक्टर कौन सी मूवी के लिए? 12th फेल के लिए किसको मिला है? विदु विनोद चोपड़ा को मिला है। ओके, आगे चलते हैं। Which organization has recently been certified as a top employer in India by Top Employers Institute?
टॉप एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूट ने टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया ये जो अवार्ड है भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है? एक CPSU है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन विच स्टेट द रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 हेल्ड? कहाँ हुआ ये रुसोमा 2024 ऑरेंज फेस्टिवल? हमारे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड के अंदर। वेरी गुड, कोहिमा नागालैंड में ये हुआ, रुसोमा गांव का नाम है। देन विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द सड़क सुरक्षा फोर्स? सुरक्षा स्पेलिंग गड़बड़ है यहाँ पे। सड़क सुरक्षा बल जो है उसकी स्थापना कौन से राज्य ने की है और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है? आंसर इज पंजाब। सी इज द राइट आंसर। ओके, अब कुछ हम प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और यही मैं बता दूं कि SSC इंग्लिश का कोर्स हो चुका है लॉन्च परचम ऐप के ऊपर। अगर आप चाहें तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो आपके प्रैक्टिस सेशंस और सब चल ही रहे हैं, ऐप के ऊपर कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पहला आ रहा है, नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड 6 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स। अभी तक कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 6 लगातार यूनियन बजट पेश किए हैं? एक तो फुल बजट है और एक इंतरिम बजट था उसके अंदर। आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। और अब निर्मला सीतारमन ऐसी दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रही हैं जो कि बजट पेश करेंगी 6 बार। हु क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? सहेली। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली किसने बनाई थी और जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं? डॉक्टर नित्य आनंद। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली सरपास्ड इलॉन मस्क टू बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? इलॉन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति कौन बने हैं? द आंसर इज बर्नार्ड अर्नोल्ट, लुई विटॉन के फाउंडर। When is the inaugural edition of Joint Military Exercise SADA Tansik या SADA Tansik between India and Saudi Arabia scheduled to take place? अब डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसने ध्यान दिया होगा वही आंसर कर पाएगा। सादा तांसीक या SADA तांसीक जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसकी तारीख क्या है? तारीख बताओ। कल शुरू हुई थी, हाँ, सो 29 जनवरी से 10 फरवरी। बी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज विच कंट्री रिसेंटली वन FIH हॉकी 5S विमेन्स वर्ल्ड कप? ये 5S वर्ल्ड कप है, ये हॉकी नॉर्मल हॉकी से डिफरेंट होता है। अच्छा मुझे चलो बताओ, हाउ इज 5S डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हॉकी वर्ल्ड कप या हॉकी मैचेस? 5S हॉकी और नॉर्मल हॉकी में क्या डिफरेंस है? कई बार पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। चलिए, और ये भी बताइएगा और साथ ही साथ आंसर दीजिएगा कौन सी कंट्री है जिसने जीता है। आई रियली होप ये सेशन समझ में आ गया होगा। और अब कल मिलेंगे सेम टाइम पे। टेलीग्राम पे आपके PDF डल चुका है। अगर आपको टेलीग्राम से लेने में दिक्कत आ रही है तो परचम ऐप है, वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। मिलते हैं कल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।